सत श्री अकाल जी, वेरी गुड इवनिंग। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम बात करें बेल बॉन्ड के रिगार्डिंग सेक्शन 440 अप टू सेक्शन 445, 440 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 445 सेक्शन तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेल बॉन्ड के रिगार्डिंग। जब भी आपको बेल ग्रांट की जाती है तो कोर्ट ने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपसे बॉन्ड कितने का ले, ताकि आप बाउंड हो सकते हो। लाइक सपोज मुझे अगर बेल दी जा रही है, अगर मुझे फ्री छोड़ दिया जाए तो मैं हो सकता है दोबारा से ऑफेंस कमिट कर दूं। लेकिन अगर मुझसे पैसे लिए जाएंगे, मुझसे श्योरिटी ले जाएगी कि आप 1 लाख की श्योरिटी आप यहां पर डिपॉजिट करवा दो, या फिर 2 एविडेंस जो विटनेस लेके आओ जो आपके यहां पर श्योरिटी देंगे कि हाँ भी आप कोई ऑफेंस कमिट नहीं करोगे, तो मैं बाउंड हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं बाउंड हो जाऊंगा। तो ये बेसिकली पर्पस है बेल बॉन्ड का, उसको बाउंड करना कि वो हर कंडीशन को माने। तो स्टार्ट करते हैं 440 सेक्शन। यहां पर बोर्ड लिखा है अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ। लॉ कहता है कि जब भी आप अमाउंट ऑफ बॉन्ड को डिसाइड करोगे तो आपको ये देखना होगा कि अक्यूज्ड पर्सन का स्टेटस क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर शर्कशाप पर्सन जिसके पास पैसे ही नहीं है, आप उससे 2 लाख का बॉन्ड ले लें, दैट मीन्स वो कभी भर ही नहीं पाएगा 2 लाख का बॉन्ड और वो सारी उम्र जेल में रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बेल देनी है, आपको बेल देनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अकॉर्डिंग आप अक्यूज्ड के स्टेटस के अकॉर्डिंग बॉन्ड भी डिसाइड करो। 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, एज पर द स्टेटस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। क्या वो फाइनेंशियली साउंड है कि वो बेल बॉन्ड भर सके? तो यहां पर लिखा गया है अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive। वो excessive नहीं होगा, as per the rules and regulation। कोर्ट ने कहा कि बेसिकली accused को देखो कि वो कितना दे सकता है, उसका स्टेटस देखो। सेकंड पॉइंट, हाई कोर्ट ऑफ सेशन बेसिकली जो बेल बॉन्ड डिसाइड किया है मैजिस्ट्रेट ने, उसको रिड्यूस भी कर सकता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, उसके पास फर्दर पावर दी गई है। देन सेक्शन वी हैव 441 बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। लॉ कहता है फर्स्ट क्लॉज में कि बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल या रिलीज ऑन हिज ऑन बॉन्ड सेल्फ बॉन्ड के रिगार्डिंग बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ मनी एज द पुलिस ऑफिसर और कोर्ट एज द केस में भी, क्योंकि वो अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वो बॉन्ड कौन लेगा? पुलिस ऑफिसर। अगर वो नॉन अवेलेबल है तो कोर्ट डिसाइड करेगी कितना बॉन्ड लेना है। जितना वो थिंक लेते हैं उनको सफिशिएंट है कि हाँ भी वो एग्जीक्यूट कर सकेगा, वो उतना वो आप बेल बॉन्ड से आप ले सकते हो। Where he is released on bail by one or more sufficient sureties, condition that such person shall attend। तो लॉ कहता है कि अगर आप उसको रिलीज कर रहे हो और ये कंडीशन है बॉन्ड की कि वो पर्सन उसको अटेंड करेगा पुलिस स्टेशन को, या जब भी कोर्ट उसको कॉल करेगी वो उस कोर्ट को अटेंड करेगा, तो ये आपको अटेंड करना होगा। वो टाइम और प्लेस आपको बताना होगा बेल बॉन्ड पे, और वो टाइम और वो प्लेस पे वो जाके वो पर्सन हमेशा अटेंड करेगा। एंड शैल कॉन्टिन्यू अटेंड, और वो कॉन्टिन्यू उसको अटेंड करता ही रहेगा जब तक पुलिस ऑफिसर उसको नहीं मना करते, या जब तक कोर्ट उसको मना नहीं करती कि मत आओ। जब तक मना नहीं करे तब तक आपको आना ही पड़ेगा। सेकंड क्लॉज, वेयर एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन ऑन बेल द बॉन्ड शैल ऑल्सो कंटेन दैट कंडीशन। अगर आप ऑन कंडीशन उसको रिलीज कर रहे हो तो आप वो कंडीशन आपको बॉन्ड में लिखनी होगी, और नहीं आपको बताना पड़ेगा, आपको लेटर में लिखना पड़ेगा। थर्ड, if the case so required, the bond shall also bind the person released on bail to appear when called upon by the High Court, Court of Session or other courts to answer the charge। जब भी आपको कॉल की जाएगी तो बॉन्ड में ये भी कंडीशन होती है कि जब भी आपको हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट कोर्ट आपको कॉल करेगी चार्ज के रिगार्डिंग, तो आपको जाना होगा। ये कंडीशन वहां पे लिखी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग whether surety is a fit or not, वो श्योरिटी वो फिट होना चाहिए, वो सफिशिएंट पर्सन होना चाहिए कि वो श्योरिटी दे सकता है। तो इसके बिहाफ पर उसको एफिडेविट देना पड़ेगा श्योरिटी को। लाइक सपोज मैं अक्यूज हूं, मेरे बिहाफ पर ए श्योरिटी देने आएगी, यहां पर हरप्रीत सर की गारंटी मैं लेता हूं, आप इसको रिलीज कर दो। तो ए जो है वो मेरे बिहाफ पे श्योरिटी दे रहा है, ए को एफिडेविट देना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग ताकि वो बाउंड हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स कंटेन्ड देयरिन रिलेटिंग द सफिशिएंसी एंड फिटनेस ऑफ द विटनेस। उस एफिडेविट में श्योरिटी ये भी बताएगा कि इससे पहले
हरप्रीत सर की बेल बॉन्ड, हरप्रीत सर के यहाँ पे मैं श्योरिटी दे रहा हूं, उससे पहले मैं कितने परसेंट की और श्योरिटी दे चुका हूं, क्योंकि कोर्ट बेसिकली 2 से ज्यादा अलाउ नहीं करती। कोर्ट कहती है अगर आप 4-5% की श्योरिटी दे चुके हो तो आप तो डिफॉल्टर ही हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। 441A सेक्शन क्या कहता है, डेक्लेरेशन बाय श्योरिटी। यहाँ पर डेक्लेरेशन करेगा वो एफिडेविट पे, तो एवरी पर्सन जो भी श्योरिटी स्टैंड करता है अक्यूज के बिहाफ पर कि भाई इसको रिलीज कर दो, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, शैल मेक अ डेक्लेरेशन बिफोर द कोर्ट कि मैंने कितने नंबर ऑफ पर्संस को पहले, इससे पहले श्योरिटी दी है। यू नीड टू डिस्क्राइब, यू नीड टू मेंशन एवरीथिंग इन ए एफिडेविट, तो आपको बताना होगा। देन वी हैव सेक्शन 442 डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। एज सून एज द बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जैसे ही बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा तो डेफिनेटली अक्यूज को रिलीज कर दो। द पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जिस अक्यूज के बिहाफ पर श्योरिटी जो है वो दे रहा है, गारंटी दे रहा है, श्योरिटी ले रहा है, जैसे ही उसने बेल बॉन्ड भरा अक्यूज को रिलीज कर दो जेल से। अगर वो कस्टडी में तो उसको रिलीज कर दो, अगर वो जेल में है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी जेलर को कि इसको रिलीज कर दो, या इसने हमें बेल बॉन्ड दे दी है, उसकी कॉपी आप जेलर को सेंड कर दो। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल 436, 437 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for some other matter. Like suppose कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप 325 सेक्शन ऑफ आईपीसी में आपको रिलीज किया जाता है, सॉरी वो तो है ही बेलेबल है, 326 नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस में आपको रिलीज किया जाता है। आपने आपके बिहाफ पर ए और बी ने श्योरिटी दे दी, लेकिन वो अक्यूज पहले ही किसी 302 सेक्शन में अंदर है, मर्डर के केस में अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 326 में आपने उसको रिलीज कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली 302 में भी हो गया, वो तो अंदर ही रहेगा। आपने सिर्फ उस केस में रिलीज किया है 326 में, लेकिन वो ऑलरेडी किसी और मैटर के अंदर है तो वो अंदर ही रहेगा, सिंपल। देन 443 सेक्शन, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। जैसे ही आपको बेल बॉन्ड दिया जाता है कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को बेल बॉन्ड दिया जाता है, इन फ्यूचर अगर उसको लगता है कि ये जो बेल बॉन्ड है वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप दोबारा से उस अक्यूज को कॉल करोगे कि भाई वापस आ जाओ। जब वारंट इशू करोगे डायरेक्ट करोगे कि जल्दी से वापस आ जाओ, दोबारा से फिर हमें सफिशिएंट बॉन्ड दो। अगर आप नहीं दोगे सफिशिएंट बॉन्ड तो हम आपको वापस जेल में डाल देंगे। तो हमें लगता है जो फर्स्ट जो श्योरिटी आपने दी थी, जो फिर बेल बॉन्ड आपने दिए थे वो सफिशिएंट नहीं है, आप और दो, तो आप कॉल दोबारा कर सकते हो। देन सेक्शन 444 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। श्योरिटी जब मर्जी कोर्ट को एप्लीकेशन लगा के डिस्चार्ज कर सकता है अपने आप को। लाइक सपोज अगर वो 4 अक्यूज्ड हैं, 4 अक्यूज्ड की श्योरिटी एक ने ले ली, ए ने 4 अक्यूज्ड पर्सन की श्योरिटी ले ली। अब ए चाहता है कि डी की मैं जो लास्ट पर्सन है अक्यूज डी, उसकी मुझे श्योरिटी देनी नहीं है, तो वो दोबारा कैंसिल करवा सकता है कि सर मुझे इस पर्सन की श्योरिटी मुझे कैंसिल करिए, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, बाकी की मैं स्टैंड करता हूं। या फिर ये भी जो है वो श्योरिटी एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए, मैं श्योरिटी खत्म करने वाला हूं अपनी। तो कोर्ट श्योरिटी खत्म करने से पहले अक्यूज को कॉल करेगी या उसको वारंट इशू करके उसको दोबारा से लेके आएगी कि भाई आप दोबारा से फ्रेश श्योरिटी लेके आओ, फ्रेश बेल बॉन्ड भरो, उसके बाद आपको श्योरिटी देगा। अगर आप नहीं देते फ्रेश बॉन्ड तो आपको जेल में रखा जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग है। ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड, जैसे वो एप्लीकेशन लगाता है, मैजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है अरेस्ट करने के रिगार्डिंग अक्यूज कोई भी, उसको लेके आया जाए, उससे पूछा जाएगा कि भाई बोलो फ्रेश श्योरिटीज दे रहे हो आप या नहीं दे रहे, क्योंकि आपका जो श्योरिटी वो तो भाग रहा है, वो तो कहता है मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं उठानी, मुझे डिस्चार्ज की दी जाए, अब आप दोबारा से फ्रेश श्योरिटी लेके आओ, अगर नहीं लेके आते तो चलो अंदर। दैट्स इट। लास्ट सेक्शन 445 डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। व्हाट हैपन समटाइम्स, कोर्ट कहते हैं कि ठीक है आप बेल बॉन्ड भर दो, आप बेल बॉन्ड भर देते हो कि मैं लायबल हूंगा 60,000 1 लाख के रिगार्डिंग, ठीक है, लेकिन वो आप कैश नहीं डिपॉजिट कराते। इन सर्कमस्टांसेस अक्यूज भाग जाता है, तब अक्यूज जो श्योरिटी है वो लायबल होता है। लेकिन कोर्ट जब आपसे बेल बॉन्ड ले रही होती है तो ये भी कंडीशन रख सकती है कि मुझे डिपॉजिट किया जाए, कैश डिपॉजिट कराया जाए। हमें हम लोग बेल बॉन्ड इन फ्यूचर वाला नहीं देंगे, अभी हमें डिपॉजिट कराओ कैश, 1 लाख कैश होना चाहिए। तो ये भी एक प्रोविजन हो सकती है, जैसे हार्ड क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जहां पर हमें डाउट है कि हो सकता है श्योरिटी भी वापस ना आए, तो हम लोग कह सकते हैं ठीक है आप श्योरिटी जो है, हम श्योरिटी को कह सकते हैं आप उसको कैश जो है वो डिपॉजिट करवा दो,
तो ये इन हालातों में ये जो बेल बॉन्ड वर्क करता है, उसके बाद हम लोग सेक्शन फर्दर जो है वो हम लोग कल करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बेल बॉन्ड, हालांकि काफ़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर गो थ्रू नहीं होते इन सेक्शन को, छोड़ देते हैं कि अननेसेसरी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं बट वेरी इंपॉर्टेंट। प्री पॉइंट ऑफ व्यू दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। इन केस ऑफ डाउट आप प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।